जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसने सबके सामने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरा नाम काव्या है, मेरी उम्र 22 साल है। 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली थी। मैं और आरव एक दूसरे को पिछले 1 साल से जानते थे। हमारी सगाई 4 महीने पहले हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अभी 10 दिन पहले सब कुछ बदल गया। उस दिन आरव ने खुद मुझे फ़ोन किया और कहा शाम 5 बजे मेरे घर आना। उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी, न प्यार न अपनापन, बस एक अजीब सी बेरुखी। मैं समय पर उसके घर पहुंच गई। घर के ड्राइंग रूम में उसके मम्मी पापा, उसकी बहन और 2-3 रिश्तेदार पहले से बैठे थे। मुझे देखकर सबके चेहरे उतर गए। तभी आरव सीढ़ियों से नीचे आया। मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसने सबके सामने कहा, माफ़ कीजिए, आप कौन हैं? मुझे लगा वह मजाक कर रहा है। मैं हंसते हुए बोली, आरव, ये कैसा मजाक है? लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी। उसने टेबल पर एक फ़ाइल रखी और बोला, ये लड़की मेरी कुछ नहीं लगती। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कांपते हाथों से फ़ाइल खोली। उसमें मेरी फ़ोटो थी, मेरे आधार कार्ड की कॉपी थी और कुछ बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपियाँ थी। मैं हैरान रह गई। फिर आरव बोला, पिछले 2 महीने से मेरी कंपनी का गोपनीय डेटा बाहर लीक हो रहा था। जांच में जो नाम सामने आया वह काव्या था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हैरानी से कहा, ये क्या कह रहे हो आरव? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आरव बोला, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मुझे रोना आ गया और मैंने कहा, यह झूठ है। अगर मैं दोषी हूँ तो पुलिस को बुला लो। इतना सुनते ही आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। फिर गहरी सांस लेकर बोला, वो भी आ ही जाएगी। मैं रोते हुए वहाँ से निकल गई। घर पहुँचते ही अपने घर में बंद हो गई। बार बार वही फाइल मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे आधार कार्ड की कॉपी और बैंक ट्रांजैक्शन आरव के पास कैसे पहुँचे। मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट एक एक करके देखे। सब कुछ सामान्य था। फिर आरव की बात झूठ कैसे हो सकती थी? तभी मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस के साथ आरव का करीबी दोस्त विवेक खड़ा था। पुलिस ने कहा, आपके खिलाफ साइबर क्राइम के मामले में पर्याप्त सबूत मिले हैं। आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ चलना होगा। और वो मुझे ले गए। पुलिस स्टेशन में मुझसे बार बार बस यही पूछा जा रहा था, आपने डेटा किसे बेचा? उसका पैसा कहाँ है? तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मेरे पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। विवेक बार बार मुझे ही दोषी बताकर पुलिस को उकसा रहा था। तभी आरव भी वहाँ आ गया। वह सब कुछ चुपचाप देखता रहा। फिर काफ़ी देर बाद बोला, गुनहगार मिल गया है तो कबूल भी कर ही लेगा। मैं अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या ये वही आरव था जिसने मुझसे साथ निभाने का वादा किया था? पूछताछ के बाद मुझे अदालत में पेश किया गया। अगले दिन केस की सुनवाई शुरू हुई। मेरे खिलाफ एक के बाद एक सबूत पेश किए जा रहे थे और मैं सब कुछ फटी आंखों से देखे जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। विवेक तो आरव का दोस्त था। मैंने उसे अपने भाई जैसा माना था, लेकिन वह मुझ पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहा था। आखिर में जज साहब ने पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कांपते होठों से बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, कुछ नहीं किया। जज साहब अपना अंतिम फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी आरव अचानक खड़ा हो गया और बोला, 1 मिनट जज साहब, एक सबूत और है जो मैं अदालत में पेश करना चाहता हूँ। मैं हैरानी से उसी को देखे जा रही थी। मन ही मन सोच रही थी, क्या अब भी मेरे खिलाफ कोई सबूत बाकी है? उस अदालत में मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं खुद को ही नहीं जानती। अपने खिलाफ इतने सबूत देखकर मुझे खुद पर ही शक होने लगा था।
आपको क्या लग रहा है? कमेंट कर ज़रूर बताओ। तभी आरव बोला, जज साहब अगर अनुमति हो तो मैं विवेक का फ़ोन अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। अनुमति मिलते ही उसने विवेक से उसका फ़ोन मांगा। विवेक कुछ झिझका, लेकिन अदालत के बीच मना भी नहीं कर पाया। उसने गहरी सांस ली और फ़ोन आरव की तरफ बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया उसका फ़ोन क्यों लिया जा रहा है। आरव ने फ़ोन खोला और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग निकाल कर जज साहब को दे दी। रिकॉर्डिंग चालू होते ही पूरी अदालत कक्ष में एक आवाज़ गूंज उठी। वह विवेक की आवाज़ थी। वह किसी आदमी से कह रहा था, सारा डेटा काव्या के नाम डाल दिया है। अब पुलिस भी उसी को ढूंढेगी और आरव भी उसी पर शक करेगा। अब हमें कोई खतरा नहीं है। मैंने सारे सबूत बनाकर पुलिस को दे दिए हैं। इसके बाद जोरदार हंसी गूंज उठी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरी अदालत एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। विवेक हक्का बक्का रह गया। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत उसी के फ़ोन से निकल आएगा। वह घबराकर बोला, नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ है, ये आवाज़ मेरी नहीं है। तभी जज साहब ने फ़ोन जांच के लिए पुलिस अधिकारी को दे दिया और बोले, ये फ़ोन आपका ही है या किसी और का? घबराहट में विवेक एक और गलती कर बैठा। वह बोला, नहीं नहीं, ये फ़ोन मेरा नहीं है। लेकिन सिर्फ इनकार कर देने से फ़ोन किसी और का नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद अधिकारी ने प्राथमिक जांच के बाद फ़ोन वापस जज साहब को सौंप दिया। फिर जज साहब ने एक नंबर मिलाने को कहा। नंबर डायल होते ही फ़ोन की घंटी उसी अदालत में गूंज उठी। वह फ़ोन सुरेश का था, जो विवेक के साथ रिकॉर्डिंग पर डेटा की बात कर रहा था। वह भी आरव की कंपनी में काम करता था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सुरेश टूट गया। फिर विवेक भी ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाया। दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। असल में वही कंपनी का डेटा बेच रहे थे और मेरे दस्तावेज उन्होंने एक फर्जी जॉब वेरिफिकेशन के बहाने चुरा लिए थे। उन्हें दस्तावेजों से फर्जी अकाउंट खोले गए और सारा अपराध मेरे नाम पर डाल दिया गया। अदालत ने दोनों को कड़ी सज़ा सुनाई और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन अब आरव मेरे सामने खड़ा था, एक गुनहगार की तरह। उसके चेहरे पर दुख और पछतावे के भाव साफ दिख रहे थे। वह बोला, यही सच था। जांच के दौरान मुझे बार बार ऐसा लगा कि कुछ सबूत जानबूझकर मेरी नज़र के सामने लाए जा रहे थे और हर बार वह सबूत विवेक ही लेकर आता था। उसी दिन पहली बार मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन मेरे पास उस समय कोई पक्का सबूत नहीं था। अगर मैं बिना पूरी जांच किए तुम्हारा साथ देता तो असली अपराधी हमेशा के लिए बच जाता। मैंने धीरे से पूछा, तो तुमने सबके सामने मेरा अपमान क्यों किया? क्यों? उसने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मुझे यकीन था अगर असली अपराधी को यह लगेगा कि मैं भी तुम पर शक कर रहा हूँ, तभी वह कोई न कोई गलती करेगा। विवेक पर शक हो चुका था, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। एक दिन बहाने से मैंने उसका फ़ोन अपने हाथ में लिया और उसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का विकल्प चालू कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि वह अपने साथी से ज़रूर बात करेगा, और वही हुआ। कुछ दिन बाद उसकी यह कॉल रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें खुद अपना अपराध कबूल कर लिया। वही रिकॉर्डिंग मैंने आज अदालत में पेश की। आरव के मुँह से सच सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन इन दिनों का अपमान और जिल्लत मेरे मन में घर कर चुकी थी। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। आरव वहीं खड़ा मुझे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बीत गए। मैंने हर पल उन मुश्किल के दिनों को बार बार याद किया। तब मुझे एहसास हुआ, अगर आरव नहीं होता तो मैं कभी भी बेगुनाह साबित नहीं हो पाती।
उसने मुझे बचाने के लिए खुद को मेरी नज़रों में गिरा दिया। अब मुझे एहसास हुआ सच्चा प्यार कभी कभी अपने ही दिल को तोड़कर सामने वाले की ज़िंदगी बचाने का नाम भी होता है। मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे जीना चाहिए। मैं घर से बाहर निकली तो अचानक मेरे कदम रुक गए। घर के गेट के बाहर आरव खड़ा था। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया वह हर रोज़ तुमसे मिलने आता है, लेकिन मैं उसे यही कह देती हूँ कि तुम अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। अब मुझे अपनी बेरुखी पर शर्म आने लगी। मैं धीरे धीरे आरव के पास गई। वह मुझे सामने देखकर खुश था, लेकिन उसकी बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही थी। मैं बिना कुछ बोले उसके सीने से लिपट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं आज भी उस दिन का दर्द नहीं भूल पाई, लेकिन अब समझ गई हूँ तुमने मुझे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि मुझे बचाने के लिए खुद को मेरी नज़रों में गिरा दिया। काश ये सब किसी और तरीके से हो सकता। आरव बोला, अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो सबसे पहले मैं वही चुनता। काव्या, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मैंने तुम्हें बेगुनाह होते हुए भी दुनिया की नज़रों में अकेला छोड़ दिया। मुझे अफसोस है कि तुमने इतना दर्द सहा। उसने मुझे कसकर सीने से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि तुमने देर से ही सही मेरी नीयत और मेरे प्यार को समझ लिया। जब हम रो रो कर थक गए तो हमने गहरी सांस ली और भीगी पलकों से मुस्कुरा दिए। आरव बोला, अब कब चलोगी मेरे घर मेरी होम मिनिस्टर बनकर? मैंने रुंधे कंठ से कहा, जब तुम ले चलो। तब मैंने जाना रिश्ते भरोसे से बनते हैं, लेकिन कभी कभी टूटकर ही भरोसे की असली कीमत समझ आती है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो शायद इससे भी खतरनाक हो तो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।